बच्चों, ये हमारा छठा अध्याय है और इसमें हम इससे पहले जो जल को प्रदूषित करने वाले जो कारक थे उनके निवारण के लिए हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं ताकि जो हमारा जल है प्रदूषित हो रहा है उसको बचाया जा सके और उसकी गुणवत्ता को बनाए रखा जा सके। ये यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम शुरू करेंगे जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग। जल पुनः चक्र और पुनः उपयोग, इसमें क्या होता है कि जो पीने योग्य पानी है वो हमारे लिए बना रहे कि कैसे हम उसको दोबारा रिसाइकिल करके और मीठे जल को बनाए रखें। पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कि जो लवणीय क्या होता है खारा पानी और अलवणीय होता है मीठा पानी। कि जो मीठा पानी है उसकी जल की जो उपलब्धता है जो लोगों को हमें प्रोवाइड करवाना है उसको सुधारा जा सके क्योंकि इसकी कमी होती जा रही है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है। कि जो पानी जिसकी गुणवत्ता कम है हम उसको किन कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे उद्योगों के लिए एक आकर्षक विकल्प है कि उद्योग धंधों में हम मीठे पानी का प्रयोग न करके और जो कम गुणवत्ता वाला जल है उसका प्रयोग कर सकते हैं और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए करके वे जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। और जहाँ पर क्या किया जाता है पानी को ठंडा किया जाता है और जो आग बुझाने वाली मशीनें होती हैं उनमें भी हम इन पानियों का प्रयोग कर सकते हैं जिसकी गुणवत्ता कम होती है। तो इसके ऊपर जो होने वाली जो लागत है कि पानी के जो मीठे बनाने का जो प्रोसेस है उस पर जो लागत लगती है, इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में स्नान और इसी तरह हम क्या कर सकते हैं नहाने के लिए नगरीय क्षेत्रों में सिटीज़ में बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। ऐसे जल को प्रयोग में ला सकते हैं जिसकी गुणवत्ता कम होती है। वाहनों को धोने के लिए उपयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। और इससे क्या होगा यदि हम कम गुणवत्ता वाले जल का प्रयोग इन कामों के लिए करेंगे तो जो अच्छी गुणवत्ता वाला जो पानी है वो हमारे पीने लायक बच जाएगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है और आज के टाइम में यदि हम देखें कि जो पानी का पुनः चक्रण है जो पीने योग्य पानी है उसका एक सीमित माप किया गया है कि बहुत कम ऐसा होता है। फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। और फिर भी ये क्या है जो पुनः चक्रण वाला जो प्रोसेस है इसमें दोबारा से पूर्ति योग्य जल की उपादेयता एक व्यापक है, बहुत बड़े स्तर पर हो सकती है यदि हम ऐसी कोशिश करें तो। उसके बाद है जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन क्या है उसके बारे में देखते हैं। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। कि जो छोटी छोटी नदियों के द्वारा जो जल संभर बनाए गए हैं और जो धरातलीय जल है और जो भूमि जल है उनका हमें उचित प्रबंध करना है। इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना, जो बहता हुआ जल है उसको रोकना है विभिन्न विधियों के द्वारा जैसे अंतःस्त्रवण तालाब पुनर्भरण कुओं आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भरण शामिल है। इसमें क्या होता है कि जो अंतःस्त्रवण होता है कि जो जो नालियाँ होती हैं घरों से जो पानी निकलता है उनसे जो स्राव होता है पानी निकलता है तालाब और फिर उनका क्या किया जाता है तालाबों में जाता है फिर उनका पुनर्भरण किया जाता है उनको कैसे दोबारा से भरा जाए। कुओं आदि के द्वारा जो भूमि का जो जल है उसको संचित करना और पुनर्भरण शामिल है। इसमें इन सभी के द्वारा हम जो भूमि का जल है उसको दोबारा से पुनर्भरण कर सकते हैं। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अतिरिक्त सभी संसाधनों जैसे प्राकृतिक जैसे भूमि जल पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण पुनरुत्पादन विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। कि जो प्राकृतिक संसाधन है पानी क्या है एक प्राकृतिक संसाधन ही है तो है और समाज में उसे यूज़ करने वाला कौन है मनुष्य है। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है संतुलन बना के रखना है कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है वो इतने ख़त्म ना हो जाएं कि हमारे लिए पीने लायक पानी बिना बचे। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदाय के सहयोग पर निर्भर करती है और जो जल संभर की व्यवस्था है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं किसी भी संप्रदाय के उनके सहयोग के ऊपर निर्भर करती है कि जब वो लोग सहयोग करेंगे तभी हम ये कोशिशें कर सकते हैं। उसके बाद केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं।
कि केंद्रीय और जो राज्य सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया है कि देश में बहुत से जल संभर विकास के लिए कि जो जल संभर है उनका विकास किया जाए और उनका उचित प्रबंध किया जाए, इसके लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं और जो नॉन ऑर्गेनाइज्ड संगठन होते हैं उन्होंने भी इसमें क्या किया, अपनी भागीदारी निभाई है। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास योजना है। जो हरियाली है वो किसके द्वारा चलाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई है। और इसमें क्या किया गया, जो जल संभर है उसका विकास की एक परियोजना उन्होंने प्रस्तुत की है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वन रोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। इसका जो उद्देश्य बताया गया है हरियाली का, हरियाली कहाँ होती है, खेतों में होती है, और खेत कहाँ होते हैं, गाँव में होते हैं। तो जो ग्रामीण जनसंख्या उनके लिए पीने के पानी की, सिंचाई के लिए, मछलियों को पालने की और वन रोपण की, वनों को पौधों को लगाने के लिए जो जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। तो उन्हें क्या करना है, जल को बचाने के योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। और ये परियोजना कैसे की जा रही है कि गांव में क्या होती है, ग्राम पंचायतें होती हैं, उनकी हेल्प से ये काम किया जा रहा है। नीरू मीरू, अब ये क्या है, जल और आप। नीरू क्या है, नीर होता है जल और मीर होता है आप स्वयं। कार्यक्रम कहाँ पर चलाया गया है, आंध्र प्रदेश में। और अरवानी पानी संसद कहाँ चलाया गया है, अलवर राजस्थान में। के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संरक्षण संरचनाएं हैं, जैसे अंतःस्त्रवण ताल जैसे जो गांव में जो होते हैं उनको जोहड़ बोलते हैं, कि खुदाई की गई और रोक बांध बनाई गई। गांव में क्या किया जाता है कि जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करने के लिए नालियों से जो पानी आता है वो उस तालाब में चला जाता है। तो वो क्या होता है, जोहड़ बनाए जाते हैं, जहाँ गाँव में जो जानवर होते हैं उनको पानी पीने के लिए ले जाया जाता है, नहलाने के लिए ले जाया जाता है। तो उनकी खुदाई की गई और रोक बांध बनाए गए। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया था। और तमिलनाडु में क्या किया था, ये कंपलसरी कर दिया था कि सभी लोग इनको फॉलो करेंगे और सभी के घर में ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता था। और वहाँ पर क्या किया गया था कि कोई भी बिल्डिंग हम जो बना रहे हैं, घर का निर्माण कर रहे हैं, तो वहाँ पर बिना जल संग्रहण संरचना कि हम पानी को कैसे बचाएं, बारिश का जो पानी आ रहा है छतों से वो कहाँ जाएगा, नालियों में ना बहकर ज़मीन में स्टोर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर क्या किया गया था कि ये ज़मीन है और ज़मीन में गड्ढे बनाकर हमने यहाँ क्या रख दी, टंकियाँ रख दी, और सीधा जो छत से पाइप आते हैं वो इन टंकियों में जाते हैं और यहाँ पर पानी क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो जल संरक्षण के ये उपाय किए गए थे कि हमें पानी की जो कमी है वो ना हो, कि पीने योग्य पानी तो जो वो उन लोगों को जो फैसिलिटीज़ है वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा काम में तो हम इस पानी को यूज़ कर सकते हैं। कुछ क्षेत्रों में जल संभर विकास परियोजना पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कार्यकल्प करने में सफल हुई है, फिर भी सफलता कुछ की ही कहानियाँ हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही है। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, कि देश में हमें क्या करना है, लोगों को जल संभर के विकास के बारे में बताना है और उसके उचित प्रबंधन के बारे में बताना है और लोगों को उसके बारे में जागरूक करने की ज़रूरत है। और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। उसके बाद है वर्षा जल संग्रहण, कि जो बारिश का पानी है उसको कैसे संग्रहित किया जाए, इकट्ठा किया जा सकता है, स्टोर करके रखा जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्रित करने की विधि है, कि बारिश के पानी को कैसे हम स्टोर करके रखें और स्टोर करके उसको इकट्ठा करने की एक विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल वृत्तों के पुनर्भरण के लिए किया जाता है, कि भूमिगत जो टैंक वगैरह बना दिए जाते हैं उनको दोबारा से भरने की ज़रूरत है। यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है। इसमें क्या लगता है, लागत कम लगती है और ये हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके अनुकूल है, जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद सुरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जा सकता है। इसमें क्या किया जा सकता है कि जो पानी की एक एक बूंद है उसको हम स्टोर करके सुरक्षित करके रख सकते हैं। जो बारिश का जल है वो नलकूपों में और गड्ढों और कुओं में एकत्रित किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है और जो वर्षा के जल को संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है, उस वो क्या करता है, पानी की उपलब्धता को
बढ़ाता है कि ये पानी उपलब्ध है। भूमिगत जल स्तर को नीचे होने से रोकता है जो भूमि का जल है, क्योंकि यदि हमने पानी स्टोर कर लिया तो हम जो हमारे दूसरे काम हैं जैसे बर्तन धोना, नहाना, गाड़ी साफ़ करना, घर की सफाई करना, इन कामों में हम बारिश के जल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भूमिगत जल है जो कम होता जा रहा है, पीने योग्य पानी है, उसका कम प्रयोग होगा और उसकी जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं वो हमारे सामने कम आएंगी। और फ्लोराइड और नाइट्रेट जैसे दूषकों को कम करके मिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है। और हमें क्या करना है, इन जो प्रदूषक हैं इनका प्रयोग कम करके और भूमि का जो जल है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है। मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकना है। जो मिट्टी का कटाव होता जा रहा है वहाँ पर हमें क्या करना है, खेतों के पास आपने देखा होगा, आप कभी भी ग्रामीण एरिया में गए होंगे तो वहाँ खेतों के चारों तरफ क्या कर दिया जाता है, जो बाढ़ होती है बाढ़ के रूप में यहाँ पर पौधे लगाए जाते हैं। ये पौधे क्या करते हैं, जब बारिश होती है तो यहाँ पर बारिश होती है तो यहाँ पर बारिश की वजह से पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी की जड़ों को पकड़ के रखते हैं अपने अंदर, जिसकी वजह से यहाँ की जो मिट्टी होती है वो बहकर नहीं जा पाती है, तो मिट्टी का अपरदन कम होता है और बाढ़ को रोकता है। और यदि इसे जल वृत्तों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है जो तटीय क्षेत्र में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। उसके बाद है, देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। कि देश के बहुत सारे ऐसे भाग हैं जहाँ पर लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी वो विधियाँ अपनाकर जो वर्षा के जल है, बारिश का जो जल है उसको स्टोर करके रखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतह संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। और यहाँ पर क्या किया जाता है कि जो बारिश का जो पानी है उसको जो जलाशय हैं हमारे जैसे झील, तालाब है, उनमें इसको स्टोर किया जा सकता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड या टाँका के नाम से जाना जाता है। ये राजस्थान की बात हो रही है कि राजस्थान में बारिश के पानी को जो इकट्ठा किया जाता है उन कुंडों को हम क्या बोलते हैं, उन्हें कुंड या टाँका बोलते हैं, जिनका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। और ये जो पानी हमने एकत्रित किया है टंकी का, एक ढका हुआ क्या होता है, ये भूमिगत टंकी होती है कि नीचे अंडरग्राउंड टंकी बना देते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम इसका प्रयोग घर निर्माण में, घर बनाने में, गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के लिए विभिन्न विधियों को समझने के लिए चित्र 6.3 देखिए। जो डायग्राम 6.3 दिया गया है आपको वो देखना है। उसके बाद ये कुछ शहर बताए गए हैं कि रौलेगन सिद्धि है, अहमदनगर है। महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तुस्थिति अध्ययन है कि महाराष्ट्र में अहमदनगर में रौलेगन सिद्धि एक छोटा सा गांव है। या पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है कि एक छोटा सा गांव है लेकिन पूरे गांव देश के लिए क्या है, एक एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको देख सकते हैं कि 1975 में ये गांव गरीबी और शराब के गैर कानूनी व्यापार जाल में जकड़ा हुआ था। यहाँ पर गरीबी बहुत थी और शराब का गैर कानूनी व्यापार किया जाता था। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया। और फिर क्या हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति सेना से निवृत्त होकर जब वो रिटायर हो जाता है तो गांव में आया और गांव में आकर रहने लगा और जल संभर विकास का कार्य उसने आरंभ किया कि पानी को कैसे स्टोर हम कर सकते हैं। उसने इस काम को शुरू किया। उसने गांव वालों को परिवार नियोजन कि जो परिवार के सदस्यों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती रही है, उसको नियोजित करने के लिए ऐच्छिक श्रम कि अपनी इच्छा से काम करें, खुली चराई की जो चराई हो रही है पशुओं की वो खुली की जाए, वृक्षों की कटाई को रोकना है और मद्य निषेध के लिए तैयार किया और वो शराब के प्रयोग का त्याग करें। इन सभी चीज़ों के लिए उन्होंने क्या है, लोगों को तैयार किया। ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए श्रम कार्य पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। जो ऐच्छिक श्रम था वो क्या था कि हमें गवर्नमेंट से हेल्प ना लेनी पड़े, वो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से वहाँ पर उस काम में काम करें और जिससे गवर्नमेंट पर उनकी डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है। उस स्वयंसेवी के कथन अनुसार इस परियोजना की लागत का समाजीकरण कर दिया गया और जो स्वयंसेवी था वो सैनिक, उसने जो बातें यहाँ पर बताई तो उससे क्या हुआ कि जो परियोजना की जो लागत थी वो समाजीकरण कर दिया गया कि समाज के सारे लोग मिलकर उसमें जहाँ भी वो अपनी भागीदारी निभा सकते हैं उसको निभाएंगे। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्हें भी प्रतिवर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग दिया और जो गांव में नहीं रहते थे, बाहर काम करते थे, उनसे भी ये बोला गया कि आप साल में एक बार अपने 1 महीने की सैलरी हमें देकर गाँव के विकास में सहयोग देंगे। गाँव में अंतःस्रावी
तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ और फिर गांव में क्या हुआ, निर्माण का कार्य शुरू हो गया। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका, तटबंध की दीवारें रिस रही थी और वहाँ पर जो तटबंध बनाए गए थे, जो बांध बनाए गए थे, वो क्या रहे थे, रिस रहे थे, उनमें से पानी लीक हो रहा था। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्रित किया गया। अपनी इच्छा से वहाँ पर लोग मरम्मत करने के लिए तैयार हो गए। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुओं में जल भर गया। और फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि जो गर्मी का मौसम था और उनके इसके नीचे जो 7 कुएँ थे उनमें पानी भर गया। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। उन्होंने जो अपना नेता बनाया था उस सैनिकों और उनके जो विचार थे उसमें अपना विश्वास दिखाया कि हम आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। नौजवानों का एक समूह बनाया जिसे तरुण मंडल कहा गया। देखो यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन ये बनता है कि तरुण मंडल क्या है। तरुण मंडल क्या है, नौजवानों का एक ऐसा समूह है जो अपनी इच्छा से वहाँ पर काम करते हैं, जिसे तरुण मंडल बोला जाता है। नौजवानों का एक समूह है। मेन समूह ने दहेज प्रथा, जातिवाद, छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। और इस समूह ने, जो तरुण मंडल था, इसने क्या किया, दहेज प्रथा, जहाँ पर दहेज लिया या दिया जा रहा था, उस प्रथा को ख़त्म करने में अपनी भागीदारी दिखाई। जातिवाद और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया, रोक लगाई। शराब आसवन इकाई ख़त्म करती, जहाँ से शराबें आती थी या बेची जाती थी उन इकाइयों को उन्होंने ख़त्म कर दिया। मद्य निषेध लागू कर दिया गया कि शराब का कोई भी प्रयोग नहीं करेगा। इन चीज़ों को वहाँ पर उन्होंने अपने गांव में लागू किया। थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। और जो खुली चराई होती थी, ओपन में जो पशुएं कहीं पर भी चरते थे, उनको बिल्कुल बंद कर दिया गया। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती और पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि जिसमें पानी की बहुत अधिक मात्रा का प्रयोग होता है। गन्ने की खेती, उस पर बैन लगा दिया गया था। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें की, जिनको कम पानी की ज़रूरतें पड़ती हैं, ऐसी फसलों को जैसे दालें, तिलहन और कुछ नकदी फसलों को प्रोत्साहित दिया गया। इन फसलों को वहाँ पर प्रोत्साहन किया गया, ये वहाँ पर उगाई गई। स्थानिक संस्थानों के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू कर दिए गए। इसे संप्रदाय के नेताओं का पूर्ण प्रतिनिधित्व बना दिया गया। जो पंचायत प्रणाली थी वो स्थापित की गई और तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता था कि जो वहाँ पर प्रॉब्लम्स आती हैं वो लोग खुद ही हैंडल कर लेंगे, पुलिस तक बात नहीं जाएगी। 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय की इमारत का निर्माण किया गया। 22 लाख रुपए की लागत से उन्होंने क्या किया, एक स्कूल बनाया और केवल गांव के संसाधनों के उपयोग से किया गया। और जो गांव में जो संसाधन उपलब्ध थे उनसे उस स्कूल को बनाया। उसके लिए दान भी दिया गया, नहीं लिया गया था। आवश्यकता पड़ने पर धन को कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया था। उसके लिए किसी ने कोई दान नहीं लिया था, कर्ज लिया था कि जब संस्था के पास पैसे हो जाएंगे वो सभी के पैसे लौटा देंगे। गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस हुआ कि उन्होंने अपने आप अपने स्कूल का निर्माण किया है। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। गर्व की अनुप्रेरणा और ऐच्छिक भावना की इस अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का विकास हुआ। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे और आपस में वो क्या करने लगे, एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया। आजकल गाँव अपने समीपवर्ती गाँवों में उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। और जो गांव हैं वो क्या करते हैं, उनके आसपास का जो एरिया है वहाँ पर वो भूमि को खरीदने की योजना बनाते हैं। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है, खेती फल फूल रही है। यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। नेता के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की स्मृति को बनाए रखने की योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है कि यदि जो नेता हमने बनाया है कल को वो नहीं रहा, मर जाता है, तो हमें क्या करना है कि वर्तमान पीढ़ी, जो हमारी आज की पीढ़ी है, उसकी स्मृति के लिए एक योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है कि हम किसी योग्य इंसान को ये कार्य सौंपें। उनके शब्दों में इसका उत्तर मिलता है, रोलगन के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनने तक नहीं रुकेगी। कि जो रोलगन की जो प्रक्रिया है वो जब तक एक आदर्श गांव नहीं बन जाता तब तक वो काम वहाँ पर नहीं रुकेगा। बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्तों की ओर अग्रसर हैं। भविष्य में रोलेगन देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत कर सकता है। और इन फ्यूचर क्या हो सकता है कि जो रोलेगन एक छोटा सा गांव है वो क्या हो सकता है, एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत हो सकता है। तो समस्याओं को कम करने के उपागमों को अपनाने से क्या होता है, एक सफल कहानी बनती है। तो ये थी रोलेगन सीधी जल संपर्क के विकास के बाद की सिचुएशंस। तो बच्चों यहाँ तक आज हमने पढ़ लिया, उसके बाद ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।